चार्जेस के लिए। ओके, तो ध्यान से देखिएगा जरा आपका। सो राइट डाउन द रीडिंग बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्जेस, E due to continuous charges, ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट काफी ज्यादा पढ़ना है हमें। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, बहुत सारी चीजें, और पूरे के पूरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग होगी। बट हाँ, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लाइक एक जनरल स्टेप्स लेते हैं हम लोग कि ये एक कंटीन्यूअस चार्ज है। मैंने रैंडम सी बॉडी ली है, एक कंटीन्यूअस चार्ज है, इस पे कुछ वैल्यू दे रखी है। ओके, और आपसे जब भी इस कंटीन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलता है, लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलता है, उन स्टेप्स को आप देखिएगा बच्चों। सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे। क्या मेरा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा है? देविशा जानवी से का ऑडियो सुन, बाकी लोग तो आ रहे हैं क्या? तो देविशा नीड टू चेक, थोड़ा सा चेक करो बेटा। इको तो बताएगा, पूरी क्लासरूम खाली है तो इको तो आएगा ही। ठीक है बेटा, थोड़ा सा चेक करो अपना नेटवर्क, थोड़ा बहुत इको तो पूरे N1 में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, एयरपोर्ट कनेक्टेड नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं, थोड़ा बहुत इको आ सकता है। ठीक है, चलो तब तक शुरू करते हैं, जब तक कोई सुधारने आता है ना। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्जेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे। जब भी हम लोग इस तरीके से बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट किया। अब आपको जैसे चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको दिखाया था कि लाइन में लाइन चार्ज के लिए x पे dx लेते हैं, सरफेस चार्ज के लिए अलग तरीके से एलिमेंट लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज के लिए अलग तरीके से एलिमेंट लेते हैं, याद है आपको? तो वैसे ही एलिमेंट का सिलेक्शन यहाँ पे हम लोग करते हैं। और एक बार एलिमेंट का सिलेक्शन कर लिया, एलिमेंट का सिलेक्शन करने के बाद dq चार्ज निकालते हैं। एक बार चेक करो कनेक्टेड है कि नहीं, समझ गए? तब पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इको बता, बेटा एक मिनट होल्ड करो। जैसे तुमने सही है कुछ कनेक्ट हो, अब हो गया ना? चलो बेटा, इससे नहीं की जा सकती। ओके, तो डीक्यू लिया, तो ध्यान देना, हमने डीक्यू लिया। सबसे पहले डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन किया और डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए डीक्यू कैलकुलेट किया। ओके, उसके बाद देखिए इस डीक्यू डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। ओके,
अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग जैसे ही डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। एग्जैक्टली हम लोग यही कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, बस बस एक सिंगल प्रॉब्लम आती है कि दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। तो जब ये वेक्टर है तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखिए इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग था क्या, समेशन। चीजों को जब हमें ऐड करना होता है कंटिन्यूअसली तो हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो समेशन तो कर सकता है, लेकिन वेक्टर सम, मैंने कभी आपसे क्लास नहीं की वेक्टर सम करेगा। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है दैट इंटीग्रेशन कैन गिव समेशन बट इट कैन नॉट गिव वेक्टर समेशन। और वेक्टर समेशन का तो एक ही तरीका है, कंपोनेंट्स यूज करो या वेक्टर करो। मेरी बात समझ आ गई बच्चों ये? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके इसके कंपोनेंट्स करते हैं, जानबूझ के इसके कंपोनेंट्स करते हैं। If this is theta, it should be dE cos theta, it should be dE sin theta. अब इसका एडवांटेज क्या देखो, आपने डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट वर्टिकल में। तो जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे, बेटा एक डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं होता, शुरुआत हम एक से करते हैं, लेकिन जब हम इस पूरे बॉडी में देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जैसे ये एक और डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला जाता, तो हम वेक्टर सम कर सॉरी हम समेशन कर नहीं सकते थे, इसलिए जानबूझ करके हमने क्या किया, x में कंपोनेंट लिया और y में कंपोनेंट लिया। उसका बेनिफिट क्या है, तुम्हें याद है जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते थे तो क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ का बेनिफिट क्या हुआ अपने को, एडवांटेज क्या हुआ, यहाँ का बेनिफिट ये हुआ कि जब भी तुम कंपोनेंट्स करोगे x वाले कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, सारे कंपोनेंट्स x डायरेक्शन में मिल जाएंगे, या सारे कंपोनेंट्स कहाँ मिल जाएंगे, y डायरेक्शन में। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम वेक्टर सम करने के लिए हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, उनको डायरेक्टली जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम फिर से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं बोलूं तो if we have to find out the ex, it should be which de cos theta. If we have to find out ey, so we have to integrate de sin theta. क्लियर हो गया ये चीज? एग्जैक्टली हम ये just note it down, नोट कर लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, या क्वेश्चन क्या छोटी छोटी चीजें बात करते हैं।
इस पे बेस्ड अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जहां से इसको इंटरकनेक्ट करेंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ तुमने किया क्या था। सबसे पहले डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन किया, फिर dq निकाला, dq निकालने के बाद de निकाला, de के कंपोनेंट्स किए। इस डायरेक्शन में हमने x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, ex इंटीग्रल d cos थीटा, और y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, dy d sin। और एक बार हमें x और कंपोनेंट पता चल गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं E √√ex² ey², ये लिख सकते हैं। मेरे पास तो बस यही स्टेप्स करते जाएंगे। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको मैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और ये डिस्टेंस r है। Length L, this length is L। अब आप देखिएगा यहाँ, अगर हम बात करें तो अपने से क्वेश्चन पूछता है कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन लिख लो बेटा, जरा पहले क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, बेटा आंसर नहीं याद है मुझे तो सॉल्व। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना, मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने यही बताया था सबसे पहले डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन, सबसे पहले डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्शन क्या करना है यहाँ पे, x पे dx लेते हैं, बताया था x पे dx एलिमेंट लिया मैंने, बेटा ये सब कुछ यहाँ पर है, ऊपर बनाया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे x पे dx एलिमेंट, पहले चार्ज निकालेंगे तो चार्ज देखो कितना आएगा, कितना चार्ज निकालेंगे तो ये कितना आएगा, लैम्डा dx। ओके अब आप देखो ये एक जो है ना dx, ये पॉइंट
चार्ज की तरह काम करेगा, बिहेव लाइक चार्ज। इसकी वजह से ये आएगा डी। क्या आएगा बेटा? अगर डी लिखो क्या आएगा? क्यू, ये देखो क्या आता है, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स। उसके बाद मैंने क्या कहा था, कंपोनेंट्स के यहाँ पे एक एडवांटेज है अपने को। यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि अपने को कंपोनेंट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट आएगा, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। इसकी वजह से डी आया तो इसकी वजह से भी डी आएगा। समझ गए? तो मेरा ये कहना है कि आपका सेम डायरेक्शन होने की वजह से हमें इंटीग्रेट करने के लिए कंपेरेट करने की जरूरत है ही नहीं, सीधे सीधे इंटीग्रेट करो। क्यों ऐसा कह रहा है, समझ आता है? क्लियर होना चाहिए। और अब इंटीग्रेट क्या है, और इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी पता है? देखो जब भी हम इंटीग्रेशन लिमिट लगाते हैं, ध्यान रखना, जब भी हम इंटीग्रेशन लिमिट लगाते हैं हमें ये होता है कि पूरी की पूरी बॉडी, मतलब यहाँ रॉड पर, अब क्योंकि हमने एक्स लिया है तो रॉड की शुरुआत कहाँ से हो रही, रॉड स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, यहाँ से है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू r है यहाँ, और एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू x इक्वल टू l प्लस r। तो इंटीग्रेशन लिमिट जानते हो क्या करेंगे, ये लिखेंगे r से l प्लस, ठीक है। जरा इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालो, इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालो बेटा। आप देख लो पहले इंटीग्रेशन कैसे बना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। क्या आएगा, निकालिए क्या जमीन है? डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन बड़ा मुश्किल काम है। इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे, तुम्हारा लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब इतना छोटा नहीं। ठीक है, अभी तो मैं तुमसे कहूंगा कि थोड़ा तुम याद करने की कोशिश करो, मैं क्या कर रहा हूँ, और ये ज्यादा अच्छे से तुम मैथ्स नहीं सीख लेना। ठीक है, नहीं फॉर्मूला नहीं याद रखना, फॉर्मूला नहीं, ये तो मैंने जस्ट इसलिए समझाया पढ़ाया
ये वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो फॉर्मूला बताया था ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैंने बताया बस। इसमें एक रिजल्ट याद करना है और वो समझो जाए, एक रिजल्ट याद, और जो याद करना है वो मैं हटा नोट कर लिया तो मैं हटा दूं, बता देना नोट कर लिया, मुझे हटाना है इसको। ये शायद प्रेशर बी, वीडियो शायद प्रेशर प्रेशर बी में। यहाँ पर आप देखो, सवाल होता है इसमें कॉमन कि अगर लेंथ यहाँ से इनफाइनाइट लेंथ तक जाए, ये जो लेंथ है ये कितना हो, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इनफाइनाइट जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि भाई ये जो अपने पास रिजल्ट है इसमें एल की वैल्यू क्या रखो, इंफिनिटी, और जैसे एल इंफिनिटी रखोगे ये जीरो हो जाएगा, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लैम्डा अपॉन कितनी हो जाएगी, k लैम्डा अपॉन, इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है बेटा। बाकी कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखना। चलो एक तो ये हिस्सा हो गया अपना, इसमें अगला सवाल है, तो ये पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लिया, that was the E due to continuous charges। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन ही था, ये समझ लो, इसलिए तो इससे स्टार्ट। अब आप देखें अगला जो हिस्सा या अगला पार्ट है जो आप कह सकते हो, एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, और एक एग्जैक्टली ये बाकी बैचेस को कराया हुआ है, तो अब समझ लो कि एक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पे एक क्वेश्चन है जो मैं लेने जा रहा हूँ, और आप देखिएगा बेटा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बेटा वापस सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि थोड़ी देर में टॉपिक आ रहा है। तो अगला हिस्सा है इसमें, वो है क्वेश्चन जो था, सर मैंने थोड़ी सी ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लेंथ को L ले लो, और हमको इस पॉइंट पे, चूंकि सेंटर से ये एंगुलर बाइसेक्टर, सॉरी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या कर सकते हैं,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस r है and we have to find out net electric to this charge or I should say to this line charge at this point. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो जरा, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमें बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोशिश करो सर मैसेज मैडम को बोल दे तो एक सीनियर देखो आवाज से कर रहा हुआ तेरा करंट डिस्कनेक्ट तो बैटरी से चार्ज है, चार्ज नहीं है ना। अरे अरे तुम्हारे पास है जब भी, अरे तो कनेक्ट कर यार मैडम भी बैंक के अंदर से काम करेंगे चार्ज नहीं है ये दूर हर निकलता है जब आप तो सर्विस थोड़ा बहुत मैडम को ध्यान दे सब या तो ठीक ना। परमिशन देना होता है। एक सेकंड ना ब्लूटूथ में कर देता हूँ। रिलेशन पहले से ग्राउंडेड है, वीडियो ऑन कर दो। कुछ आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा सा ऊपर करो, ठीक है ठीक है, रन थोड़ा सा नीचे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आवाज आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है ना, अब तो आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है वही शायद शायद आ रही? हाँ हाँ सर इसे देखो जरा, अगर हम बात करें इसमें तो हमें बेसिकली क्या निकालना था, हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो लोग कर रहे हैं करते रहे, बाकी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो बच्चों को नहीं पता। इसमें जो तरीका होगा इसको भी सीखो बेटा जरा तुम सभी, क्योंकि ये काम का चीज है और अपने को यहाँ से काफी कुछ सीखना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए, बाकी तुम लोगों ने नोट कर लिया। रॉड के केस में डिफरेंशियल एलिमेंट हमेशा x पे dx ही लेते हैं, जैसा कि हम बात बता रहे थे, मैं बता रहा था। तो यहाँ पर देखो x पे dx ये हुआ, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया B, दिख रहा है ना सभी को?
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा डीई। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, कॉम्पोनेंट्स करना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो तुम मुझको ये बताओ, ये हो जाएगा डीई cos थीटा और ये क्या हो जाएगा डीई sin थीटा। पहले ये बताओ क्या ये बात समझ आती है? और अपने को क्या चाहिए, अपने को dx चाहिए, तो इंटीग्रल डीई cos थीटा और ey चाहिए, अरे बेटा ey ये और dx ex is equal to t sin theta और ey इंटीग्रल d cos theta। हाँ ये करना पड़ेगा है ना, समझना जरा अच्छा से। और ध्यान देना, इतनी कहानी की है हम लोगों ने, x पे dx लेकर के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड d लिखा और उसके कंपोनेंट्स किए जैसे। अब भाई अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन तो करना ही करना है अपने को, बट एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन को समझना जरूरी है। और देखो जरा ये ऑब्जर्वेशन है क्या, ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, हमें पता है कि ये जो हिस्सा है ये डी cos थीटा है और अपने को इंटीग्रेशन करनी है। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो लगाने जा रहा हूँ। और ध्यान देना, जैसा यहाँ पे चार्ज है ना डिफरेंशियल चार्ज, वैसे डिफरेंशियल चार्ज यहाँ पर होगा, जैसे x पे dx है ना, वैसा ही यहाँ पे भी x पे dx, ये x पे dx हम ले सकते हैं, यहाँ पे x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट हम ले सकते हैं, ठीक है बच्चे, x डिस्टेंस पे हम dx एलिमेंट ले सकते हैं। और इस dx की वजह से भी क्या आएगा, सिमेट्री से कह सकते हैं कि यहाँ पे d आएगा आएगा, और बिल्कुल एक जैसे जैसे यहाँ पे लिया था वैसा ही यहाँ पर है। तो ये जो d है, जैसे ये थीटा है, वैसा ही थीटा यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर भी कंपोनेंट आएगा। बेटा यहाँ वाला कंपोनेंट होगा d sin थीटा जैसे पहले था और यहाँ वाला कंपोनेंट होगा d cos थीटा जैसे पहले था। ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, ऑब्जर्वेशन ये था कि ये वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तुम कोई भी, जैसे ये लिया ना, ऐसा कोई भी तुम एलिमेंट लोगे ना, करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे उसका दूसरा भाई काटने के लिए बैठा हुआ होगा, कैंसिल करने के लिए बैठा हुआ होगा एलिमेंट, और सब कट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट अपने को ये हुआ कि हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट कटना है, तो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम इसको इंटीग्रेशन करो या ना करो। अगर इंटीग्रेशन करते तो भी 0 आता, और बाकी ऑब्जर्वेशन से मैंने यहाँ पे निकाला है कि वो कट रहे हैं तो भी ये क्या आएगा 0। पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये बात समझ आई बेटा, ये कंपोनेंट कैंसिलेशन वाली बात? देवेश शर्मा ऑलमोस्ट पूरी बात मैंने रिपीट ही कर दी, जैसा मैंने अभी बोला वैसे ही एलएचएस के लिए बोला था, पूरी बात समझो सफिशिएंट था, ठीक है, ठीक है बेटा। ऑलमोस्ट वही बात जो मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ ना, यहाँ के लिए वही बात यहाँ के लिए रिपीट की थी। तो निपुण बेटा क्या नहीं समझ आया बताओ, फिर मैं आगे बताऊँ कहाँ से नहीं समझ आया बताओ।
हमें निर्बंध क्या नाम है? Sir, how can you bring second? मैंने ये ब्रिंग जो है ना, मतलब उस ब्रिंग है जो मैं एलिमेंट ले करके आया हूँ केवल क्यों ये दिखाने के लिए लाया, इसकी वजह से भी डी आएगा। ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने चूज नहीं किया एलिमेंट में, इसी से काम चला रहा हूँ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा एलिमेंट यहाँ पर है वैसा ही एलिमेंट यहाँ पर भी ले सकते हैं, और इसकी वजह से भी बिल्कुल जैसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और इधर जो हमने इस वाले की वजह से कंपोनेंट किया था डी sin थीटा डी cos थीटा, इधर से भी करोगे ना तो इधर एक कंपोनेंट आएगा डी sin थीटा और डी cos थीटा। ये दिखाना मैं चाहता हूं कि ये डी sin थीटा वाला कंपोनेंट कटने वाला है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अगर तुम ये ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तुम इंटीग्रेशन अगर करोगे तो ये अपने आप ही जीरो हो जाएगा। इस कंपोनेंट ये जो ऑब्जर्वेशन करने का बेनिफिट अपने के ये हुआ है, बस एक ही बेनिफिट है कि हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से ही हमने क्या किया वो कंपोनेंट कैंसिल, ठीक है। समीर अंसारी यार तुम इससे नहीं कर रहे, मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला कि डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं जब हम रॉड लेते हैं ना तो उसमें x पे dx ही चूज करने वाले, और थोड़ा सा भी याद करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तुरंत तुम्हें समझ आ जाएगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ऑल्दो अगर मैं तुम्हें सही बताऊं थोड़ा बहुत ये मेहनत की होगी तुमने उसमें सेंटर ऑफ मास और क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले हिस्से में, तो ये थोड़ा सा आसान होता है, या तो तुमने वो हिस्सा नहीं पढ़ा है लास्ट ईयर, ये भी हो सकता है जिस वजह से तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है। और कोई बात नहीं, नहीं भी आ रहा तो अभी इनिशियल लेवल पे याद रखने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे बिल्कुल एक थ्योरी के डेरिवेशन की तरह देख सकते हो, ठीक है बच्चे। अब देखो जरा, इससे अपने को बेनिफिट ये हुआ कि डी sin थीटा 0 हो गया, सिमेट्री इसे कहते हैं, दिस इज द यूज ऑफ सिमेट्री। और यूज ऑफ सिमेट्री आगे भी कई सारे क्वेश्चंस में तुम्हें करना पड़ेगा, करने को मिलेगा। अपने को कुल मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, अब वो होगा वाई डायरेक्शन में, केवल केवल वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अपने को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। अब देखो इंटीग्रल डी, जरा इसकी वजह से देखो डी के लैम्डा dx, बेटा ये क्या है लैम्डा dx चार्ज ही तो है ना, लैम्डा dx चार्ज के लैम्डा dx के क्यू, और ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा ये दूरी कितनी, ये r था ये x था, ये क्या हो जाएगा, मैंने स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में अंडर रूट होता है, मैंने स्क्वायर क्यों किया समझ आ रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद cos थीटा, हमें cos कंपोनेंट थी ना बेटा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तेरा cos थीटा देखो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है बच्चों। और लिमिट में, हाँ लिमिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिट डालना। लिमिट के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, लिमिट इस तरीके से प्लेस करनी होती है जिससे कि पूरे की पूरी रॉड क्या हो जाए, कवर हो जाए। लिमिट इस तरीके से प्लेस करना होता है जिससे कि पूरा रॉड कवर हो जाए। अब जरा ध्यान देना, हमने x नापा था ऐसे, अगर मैंने x 0 लिया ना, x 0 का मतलब जानते हो क्या होगा, बीच से शुरू हुआ, मिडिल से शुरू, यहां से शुरू हुआ। जैसे किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि 0 से L/2, तो 0 से L/2 अगर मैं लिखता ना, इसका मतलब यहां से शुरू होकर के यहां तक का तुमने इंटीग्रेशन किया, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन किया, यहां से यहां तक। हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का करना है, यहां से यहां। ये x 0 है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन जानते हो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि ये जो रॉड है x -L/2 से x +L/2 तक जाएगा।
इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ होगी पता है, -L/2 से +L/2, और ये ई बाई जो एक्चुअल में बनेगा ये बचेगा k लैम्डा r dx r² प्लस x² की पावर 3/2 -L/2 to L/2। अब ये इंटीग्रेशन सबको आता है, ये इंटीग्रेशन सबको आता है, इसमें मेरे को ज्यादा नहीं पता। इसमें क्या करेंगे पता है ना, x इज इक्वल टू r tan थीटा, थीटा मतलब अल्फा ले लो, थीटा यूज करते हैं, और यहां से dx आएगा r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, ठीक है, r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और अब तुम देखो ये वैल्यू उठा के डालना, प्लेस यहाँ पे रखना शुरू करो, क्या होगा देखो, e बाई k लैम्डा r dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा अपॉन, यहाँ देखना बेटा जरा, x की वैल्यू में r tan अल्फा रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और r स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे r क्यूब आएगा बेटा, r स्क्वायर कॉमन लोगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/2 होता है r क्यूब, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, sec स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, sec क्यूब, ठीक है। y डायरेक्शन में 2d cos थीटा, बेटा तुम अगर ध्यान देखो तो मैंने इंटीग्रेशन लिमिट -L/2 से L/2 कर दी है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो लिमिट मेरे को 0 से L/2 लेनी पड़ती, यही बात हर्षद तुमने पूछ रहे थे और यही दिया गौर, तुमने भी यही पूछा, मैंने 2d cos थीटा नहीं किया, अगर 2d cos थीटा करता तो मुझे लिमिट 0 से L/2 लेनी पड़ती, जबकि मैंने क्या लिया है, -L/2 से L/2 लिया है। क्लियर हो गया बेटा ये चीज, और यहां से देखो जरा सिंपलीफाई करते हैं, e बाई k लैम्डा बेटा r स्क्वायर r क्यूब, यहाँ पे r आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा cos अल्फा d अल्फा इंटीग्रेशन, और e बाई cos अल्फा का क्या होता है भाई, sin अल्फा, e बाई sin अल्फा की वैल्यू रखो ना, ये देखो मैंने कहां लिखा, ये लिखा है ना x बाई r tan अल्फा, तो ट्रायंगल बनाओ, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये अल्फा, तो जरा sin अल्फा रखो क्या आ जाएगा, x अपॉन r स्क्वायर, यार बेटा मैंने जान के वापस sin अल्फा की वैल्यू रखी है, मुझे मेरे ख्याल से समझ आ रहा था मैंने क्यों रखा, और अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओ जरा, यार उससे जगह नहीं है तो लोग लिमिट लगा लो, a लैम्डा बाई r, बेटा मैं लिमिट लगा रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस सीधे सीधे वैल्यू रखना पसंद करूंगा, बेटा माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक 2 का फैक्टर और आ जाएगा, तुम करके देखो, जो यही टर्म आएगा वो प्लस हो जाएगा, और यहां से इधर नोट कर लिया है क्या तुम लोगों ने, नोट कर लो, मैं हटा के वापस लिख दूंगा, थोड़ा सा नोट कर लो, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा सा हटा करके लिख दूंगा वो, जिससे कि सिंपलीफाई हो जाए।
अब इस पे देखो जरा, तो यहाँ से ई वाई आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, और याद रहेगा एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, याद रहेगा। इसको भी लर्न नहीं करना है तुम्हें, इसको लर्न करने के लिए नहीं दूंगा, जो लर्न करना है उसके लिए केस दूसरा है। ठीक है, इसके लिए केस दूसरा है, ये लर्न करने के लिए नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से निकाल दिया होगा, मैंने बस नीचे लिख दिया था। जो इंपॉर्टेंट केस जो मुझे लेना है वो ये है कि अगर ये रॉड इंफिनिटी यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता, दोनों साइड ये इंफिनिटी जाता, ये अलग क्वेश्चन है मान लो, पूरा सॉल्यूशन तो मैं यहीं से कर दूंगा, बट है ये नया क्वेश्चन। अगर ये रॉड इधर इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी जाता, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती? उस केस के लिए हमें बस क्या रखना पड़ता है, लिमिट L टेंड्स टू इंफिनिटी, ये रखना पड़ता है। और ई वाई क्या जाता है, के लैम्डा बाई आर, मैं बेटा थोड़ा रीअरेंज कर दे रहा हूं इसको, आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 1/4, ये लिख दिया मैंने। तो अब मैं अगर एल के बदले इंफिनिटी डालूंगा ना बेटा, मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे ऐसे, और अब अगर मैंने इसको इंफिनिटी डाला तो ये ई वाई जान तो कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, ये कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। और ये रिजल्ट रखना है, ये रिजल्ट रखना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर आता है। ठीक है, ये नोट कर लो, ये बच्चे नोट कर लो जरा। नहीं नहीं बेटा, जो केस होता है उस केस की बात कर रहा हूं। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, साइड वाइड वाला मैं तो मैंने बताया वो देखो, इधर से इंफिनिटी और इधर से इंफिनिटी। ठीक है, बेटा इसमें आपको सिमेट्री सीखनी थी, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच किया वो चीज इंपॉर्टेंट थी। पूछना तो पूछ लो, मतलब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी मत पूछिए। ये थीटा क्या कह रहे थे, थीटा उधर ले लो। इसके बाद देखो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क हेडिंग वगैरह। ये बेटा जो मैं इससे करा रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, E due to circular arc at its center। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a circular arc at its center। यहां पे देखो एक सर्कुलर आर्क लिया जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये इसका सेंटर है, ये रेडियस r है, और ये एंगल थीटा है। और अपने को जानकर क्या निकालना है? अपने को जानकर क्या निकालना है? अपने को सिंपली ये निकालना है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर रेडियस बेटा, आर रेडियस, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूंगा। जब भी आर्क होता है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट हमेशा एक एंगल लेना होता है। मैंने अल्फा पे डी अल्फा लिया है, अल्फा पे ये एंगल अल्फा है, अल्फा पे डी अल्फा एंगल ले लिया, ठीक है। ये एंगल अल्फा, अल्फा पे क्या ले लिया? डी अल्फा। अल्फा एंगल पे एक छोटा सा एंगल डी अल्फा ले लिया, और उसकी वजह से पहले तो ये लेंथ जानकर क्या होगा, ये होगा आर डी अल्फा, इससे चार्ज आएगा लैम्डा आर डी अल्फा, द लेंथ आर डी अल्फा है, और डी क्यूब आर डी लैम्डा इनटू आर डी। ये आर डी अल्फा कैसे एंगल आएगा पता है ना? अरे आर्क लेंथ का फार्मूला होता है रेडियस इनटू एंगल, ठीक है। और यहां से देखो जरा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, विच इज डी, विच इज डी। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, इसके कंपोनेंट्स करेंगे, क्या लिखेंगे? डी cos अल्फा
सही हो गया। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ तो आ रही है। हाँ सही है सही है। ठीक है सभी को आ रही है आवाज अब मेरी? हाँ, तो थोड़ा सा बेटा ये बेटा बेटा फ्लक्चुएट इतना होता है ना, फ्लक्चुएशन की वजह से सब कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर थे ये डी cos अल्फा, ये डी sin अल्फा होगा। कंपोनेंट्स लेनी है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। एक फिर से वही इससे पहले वाले सवाल में जो किया था वही, इसमें भी क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री, सिमेट्री का क्या फायदा होगा? देखो जैसा एलिमेंट यहाँ पर है वैसा एलिमेंट अगर हम यहाँ ले लेते तो उसकी वजह से भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है डी, और एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर होता है। तो मैं सिमेट्री से ये कहना चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट कट जाता है, केवल ये वाला कंपोनेंट बचता है। इसका मतलब ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती ना वो आती डी cos अल्फा, डी cos अल्फा। ठीक है, डी क्या है? ये है तुम्हारा के लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन लिमिट बेटा याद करो, ये एंगल कितना था? ये पूरा एंगल थीटा था, है ना? और हमने कहां से नापा है एंगल? अल्फा। यहाँ मैं लिमिट लिख रहा हूं, याद करना, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। ठीक है, ए लैम्डा बाई आर माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। ए लैम्डा बाई आर ये हो गया sin अल्फा ये लैम्डा बाई आर, यहाँ लिख दो वहां पे, यहाँ लिख दे रहा हूँ E is equal to k lambda by r sin theta by 2 minus of sin minus theta by 2। ये माइनस है, माइनस, और माइनस sin theta by 2 यहाँ प्लस कर देगा तो ये क्या आ जाएगा? 2k lambda by r ठीक है। और ये रिजल्ट रखना है आपको। क्लियर हो गया बेटा? ये नोट कर लो जरा। पूरा ध्यान से देखो बेटा, एक आर कट गया है।
ऊपर भी एक आर था बच्चे। हाँ अरविंद सिंह सही कह रहे हैं। लिमिट्स की लिमिट है, मैंने तो पिछली बार भी यही बोला था कि पूरा रिंग ये पूरा बॉडी कवर होना चाहिए। अब अगर मैं जीरो लिखूंगा, जीरो का मतलब यहां से शुरू होगा, जीरो से थीटा बाई 2 का मतलब यहां से यहां तक, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिखूंगा, तो ये अगर पॉजिटिव है तो पीछे वाले नेगेटिव हो गए, तो ये पीछे वाला एंगल माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2, मतलब यहां ये वाला पॉइंट माइनस थीटा बाई 2 पे हुआ, ये कहां पे हुआ, थीटा बाई 2 पे, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 लिमिट डाली है। ठीक है, क्या कहते हैं प्रणव, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन which is along the angular bisector, which is along the angular bisector, electric field is along the angular bisector, लिख लो, the direction of electric field is along the angular bisector। The electric field is along the angular bisector, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, या अवे आ रहा है, अगर ये नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव होता तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव है तो अवे है, अगर ये नेगेटिव होता है ना, ये तो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। इसमें दो रिजल्ट और हमें करने हैं, तुम लोगों ने नोट कर लिया क्या, पहले ये बताओ। हरीश पाली वाले यार, तुम्हारा सवाल सेंसिटिव है, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने एंगुलर बाइसेक्टर बोल दिया, कोई भी आर्क है उसका एंगुलर बाइसेक्टर जरूर, ठीक है। इस वजह से वो मतलब वो क्वेश्चन इतना सही नहीं बनता जो तुम पूछ रहे हो ना, उसका सेंस नहीं बनता। कोई भी आर्क है उसका एंगुलर बाइसेक्टर जरूर, ठीक है। नोट कर लो, फिर दो लाइनें और बोलेंगे। इसमें देखो जरा, एक छोटी सी बात समझिएगा। अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 2 पाई। तो जैसे थीटा की वैल्यू 2 पाई डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये लर्न करना है आपको, ये क्या करना है, लर्न करना है, ये आपको लर्न। और कंप्लीट रिंग की जगह हमें अगर सेमी सर्कुलर रिंग लेना होता
ये एंगल कितना होगा पाई होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं पाई, और जरा थीटा की वैल्यू ये फॉर्मूला है, थीटा की वैल्यू पाई रखो जरा यहाँ पे, कितना आ जाएगा E is equal to 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। ये रिजल्ट याद करना है।